नमस्कार। मेरा आज का ये वीडियो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बनाया गया है और उस मुद्दे का विषय है हिजाब या घूंघट या पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा, हिजाब या घूंघट किसी एक धर्म या संप्रदाय से संबंधित नहीं है। इसको हम लगभग हर धर्म में, स्पेशली हिंदू धर्म में या इस्लाम धर्म में मुख्यतः हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समय के परिवर्तन के साथ साथ लोगों के इस कस्टमरी बिहेवियर में भी चेंज आया। हिंदू धर्म से पर्दा प्रथा काफी हद तक खत्म हुई, पर अभी ये एग्जिस्ट नहीं करती ऐसा नहीं है। इस्लाम में अभी एक नया मुद्दा खड़ा हुआ और नया मुद्दा ये है कि क्या हिजाब या जिसको आप कहते हैं बुर्का पहन करके क्या लड़कियां स्कूल में या कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने आ सकती हैं। इस पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया गया या खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मामला अभी जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट में पेंडिंग है और डिमांड इस बात पे की जा रही है कि हिजाब जो है या बुर्का जो है वो इस्लाम धर्म का इसेंशियल पार्ट है। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक है सर को कवर करना और दूसरा है पूरे चेहरे को कवर करना, आंखों को छोड़ करके। सर को कवर करने को लेकर के कभी भी कोई विवाद नहीं रहा। समस्या वहां पे आती है जहां पर आप अपने पूरे चेहरे को ढकना चाहते हैं और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी आइडेंटिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए या आपकी आइडेंटिटी को कैसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए कि एक्चुअल में आप कौन हो। यहाँ पे बात जो उठाई गई है, जो भी आंदोलनकारी हैं उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी और उन्होंने बताया कि बुर्का इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। कुछ लोगों ने बोला कि अंडर आर्टिकल 19(1)(a दिस इज ऑल्सो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड some others are saying, few others are saying that being a secular state, every religious community has right to practice its own customs, and this is something which is very important customary part or the essential part of the Islamic laws, so they should be allowed to wear burqa और हिजाब। यहाँ पे सारा का सारा जो डिस्कोर्स है वो चेहरे को कवर करने के लिए है। तो अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे कि ये मुद्दा वाकई में कितना रेलेवेंट है, चेहरे की पहचान किसी एक व्यक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि क्या ये इस्लाम का एक इसेंशियल पार्ट है। तो पहले हम देखते हैं क्या ये इस्लाम का इसेंशियल पार्ट है। हम सबको पता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को आर्टिकल 25 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है और इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी रिलीजन की जो सेकुलर एक्टिविटीज होती हैं, सेकुलर एक्टिविटी का मतलब नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन, उसको स्टेट रेगुलेट कर सकता है। और नॉन इसेंशियल वो होती हैं जिनके बिना भी वो धर्म सरवाइव कर सकता है, जो कि धर्म का मूल हिस्सा नहीं होती हैं। जैसे अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात और हज, ये 5 चीजें जो हैं वो इस्लाम के मोस्ट इसेंशियल पार्ट हैं। लेकिन अगर हम इस्लाम में पर्दे की बात करते हैं या इस्लाम में अगर हम बुर्के की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में बुर्का बैन है। खुद हिंदुस्तान में, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री में या तालिबानी शासन आने के पहले अफगानिस्तान में भी सारी मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहनती थी। बुर्का पहनना उनके रिलीजन का इसेंशियल पार्ट नहीं था, तो इस्लामिक या नहीं है। इवन अगर हम अफगानिस्तान को देखते हैं तो वहां पे मुस्लिम महिलाओं का एक जो प्रमुख कंसर्न है वो ये है कि उनको इस ऑर्थोडॉक्सी से फ्रीडम चाहिए, और इस ऑर्थोडॉक्सी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है वो आता है बुर्का। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स किस लिए है कि अफगानिस्तान की महिलाएं बुर्के से आजादी के लिए संघर्ष कर रही हैं और भारत में जो महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं बुर्के से आजाद हैं, वो बुर्का पहनना चाहती हैं या बुर्का पहनेंगी या बुर्का पहनना उनका फंडामेंटल राइट है, वो उसके लिए संघर्ष कर रही हैं। यहाँ पे अगर हम आरिफ साहब के, जो कि एक रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर हैं, अगर हम उनकी बात सुनते हैं तो कुरान की अलग अलग आयतों को, हदीस को कोट करते हुए वो कहते हैं कि इस्लाम में बुर्का जो है कभी भी इस्लाम का इसेंशियल पार्ट नहीं है। लेकिन अगर हम अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं या फिर हम किसी और
मुस्लिम मौलाना या मौलवी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बुर्का इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो यहाँ पे सबसे पहले इस्लाम को खुद डिसाइड करना होगा कि क्या बुर्का इस्लाम का इसेंशियल पार्ट है। अगर है तो आरिफ साहब जैसे इस्लामिक स्कॉलर इसको क्यों कहते हैं कि नहीं है, और ये सारी मुस्लिम कंट्रीज में इक्वली प्रैक्टिस क्यों नहीं किया जाता। इवन हिंदुस्तान जैसे देश में क्यों सारी मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसको देख करके ये डिसाइड करना, ये समझना बहुत मुश्किल लगता है कि बुर्का वाकई में इस्लाम का इसेंशियल पार्ट है। और अगर ये नहीं है तो 100% आर्टिकल 25 स्टेट्स को ये राइट देता है कि वो बुर्का को पब्लिक प्लेसेस पे पहनने से रेगुलेट कर सकते हैं। और स्कूल जैसी जगहों पे जहां पे यूनिफॉर्म की बात की जाती है वहां पे बुर्के की इसेंशियल प्रैक्टिस को डिसअलाउ किया जा सकता है। दूसरा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो डिमांड की जा रही है इन मुस्लिम छात्राओं द्वारा, वो ये कह रही हैं कि बुर्का पहनना दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मेरा एक व्यक्तिगत कंसर्न है, और मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न ये है कि जब हम बोलते हैं, देखिए भगवान ने इंसान को ऐसा बनाया है कि अकेले उसकी जो नेचुरल सेंसेस हैं वो भी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती। अगर मैं बोलूंगी तो मुझे कोई सुनने वाला चाहिए, मैं अपने चेहरे को देख नहीं सकती। अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट को एक्सरसाइज करती हूँ तो उसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक दूसरा व्यक्ति रिसीविंग एंड पे ना हो। इसीलिए इसी तरीके से चेहरा भी आदमी के व्यक्तित्व का या इंसान के व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चेहरे से आप अपने आप को व्यक्त करते हैं, चेहरे से आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। अगर ड्रेस आपका इसेंशियल पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है तो आपका चेहरा भी आपका इसेंशियल पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या हम एक ऐसे दुनिया को इमेजिन कर सकते हैं जहां पर सारे लोग अपने चेहरे को नकाब में ढक करके रखें? एक मिनट के लिए आप इमेजिन करिए कि आप एक क्लास में जाते हैं और वहां 100 में से 100 बच्चे या 100 में से 70 बच्चे अपना चेहरा ढक करके नकाब पहन करके बैठे हुए हैं। या फिर आप इमेजिन करिए कि आप एक डॉक्टर से मिलने जाते हैं और डॉक्टर ने नकाब पहन रखा है, तो क्या आप उस डॉक्टर के साथ बात करने में कंफर्टेबल फील करेंगे? आप पुलिस स्टेशन में जाइए, क्या आप ऐसे पुलिस वाली से बात करने में कंफर्टेबल महसूस करेंगे? ऐसा कोई जुडिशियल ऑफिसर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, यदि उसने अपने चेहरे को ढक रखा है तो आप कभी भी उससे बात करना पसंद नहीं कर सकते। और अभी हमने देखा है कि कोविड क्राइसिस में जहां पे हेल्थ सिक्योरिटी के नाम पे मास्क लगाया गया, लोग उस मास्क को लगाने के लिए तैयार नहीं है। दे कैन नॉट आइडेंटिफाई देयर फेसेस एंड दे डू नॉट फील कंफर्टेबल ऑल्सो। सो दिस इज नॉट ओनली समथिंग विच इज रिलेटेड विद राइट टू expression, but this is something which is also related with right to life and right to quality life. तो एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो मुझे आपके चेहरे से, आपके एक्सप्रेशन से बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। मेरा राइट है कि अगर मैंने किसी चीज को आपको कन्वे किया बीइंग अ टीचर, तो मैं आपके चेहरे को देख करके इस बात का अंदाजा लगा सकूं कि आप अपनी बात को मैं आप तक अप्रोप्रिएटली कन्वे कर पाई हूं या नहीं कन्वे कर पाई हूं। सिमिलरली अगर मैं टीचर हूं और अगर मैं नकाब पहन के आती हूं तो ये आपके राइट का वायलेशन है, क्योंकि आप मेरे एक्सप्रेशन को नहीं देख पा रहे हो, इसलिए आप मेरी बात से प्रॉपरली कन्विंस नहीं हो पा रहे हो। चेहरे के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज को नकारा इसलिए भी नहीं जा सकता कि आज के तारीख में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फेस रिकॉग्निशन को यूज किया जाता है, जो कि लोगों को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फेस आइडेंटिफिकेशन पे जिस देश में बात चल रही है, उस देश में बुर्के जैसी चीज को या पर्दा किसी भी तरीके का अगर उसको प्रमोट किया जाता है तो रिसीविंग एंड पे जो भी व्यक्ति है, मैं ये कहती हूँ कि राइट टू रिसीव एक्सप्रेशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्नॉलेज नहीं है लेकिन जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्नॉलेज होना चाहिए, उसका फंडामेंटली वायलेशन किया गया है। वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर द पीपल आर कवरिंग देयर फेसेस, बिकॉज देन वी कैन नॉट इमेजिन दैट द सिस्टम और कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन properly. So right to receive expression is something which is a very, very important part of right to life. And another important thing is, once if I am going to working in a area where the people are covering their
faces, so maybe I'm not feeling comfortable. That can be a personal choice, but in the public places, either it is a school or it is a public office, if I am going to face a crowd where the people are going to cover their faces, if because I'm not feeling comfortable, that is also affecting the efficiency of my work, because that is creating a natural hurdle in maintaining a connectivity between me and the another party. So that's why in a way that is also affecting my right to efficient work, which is my fundamental right. If I am working, then I am bound to receive a convenient and conducive atmosphere where I could utilize my maximum potential. But if I am in any such circumstances or in any such environment where the people who are around me, they all are covering my faces, definitely that is going to affect my energy, that is going to affect my efficiency, and that is going to negatively affect my work environment. So these type of cases where the people are going to conceal their faces, that is also affecting my efficiency to work. And all above, because we all are talking about right to equality. So once we are going to talk about equality, how the women belonging to different religions should be treated separately, this is not the matter of choice. This is something where we cannot demand, which we cannot demand in a secular democratic country like India. In a secular democratic country like India, how the people belonging to different religions are going to be governed from the different kind of laws? And if different kind of laws are justified, then how we can say that the country is secular? So this is a very big constitutional paradox where still the country is struggling for uniform civil code, and the people belonging to different religious ideologies, they are governed from the different set of rules. तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स ही है कि if the constitution is secular, then there should not be different laws, and if there are different laws, then we cannot say that the constitution is secular. And all above, if we are going to talk about the equality, the freedom of speech and expression, and we are talking about right to life, then another important thing is, once we are going to read the preamble of the Indian Constitution, the preamble of the Indian Constitution, if talks about equality, if talks about freedom, the same Constitution also talks about the fraternity. And fraternity can be created only by suppressing the idea of creating identities. These burqas, these pardas, they are the promotion of identities, the promotion of the religious identities. And if we are going to promote religious identity, then in that circumstances, the idea of fraternity is going to be severely adversely affected. This is not in the interest of the unity and integrity of the nation. And all above, what is the guarantee that today if one segment is demanding to being dressed up in a particular way, तो कल को कोई और अपने ड्रेस को पब्लिक प्लेस पे पहनने की डिमांड नहीं करेगा? क्या गारंटी है कि जो डिमांड आज स्कूल कॉलेजेस में हो रही है, कल को वही डिमांड वर्क प्लेस पे नहीं होगी? क्या कल को कोई पुलिस वाला ये नहीं कह सकता, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि मैं अपने रिलीजियस अटायर के हिसाब से गवर्न होऊंगा? क्या कल आर्मी का व्यक्ति ये नहीं कहेगा, या किसी पब्लिक प्लेस पे कोई और व्यक्ति इस बात को नहीं कहेगा कि मैं अपने रिलीजियस फेथ के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होना चाहता हूं? सो जस्ट imagine about a situation where everybody wants to be governed by its own personal religious faith. Then in that circumstances, in that way, we are just going to promote the religious identities in a very same manner as it used to be promoted by the Britishers during the British India period. So these things automatically reflects that this issue is a very, very serious issue. अगर हम इसको प्रमोट करते हैं, then that will also encourage those who are religiously orthodox to suppress rest of the progressive Muslim women who want to work in the public field, who wants to work for the society and who wants to lead a free life. ये उनको एक तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित करना होगा, and that is going to create a big hurdle in the development, in the economic empowerment, in the educational empowerment of the Muslim women or any women who are kept behind parda. So this thing is not in the interest of the entire nation. This is not in the interest of the women of the Muslim community. This is not in the interest of the fraternity. This is not in the interest of the dignity. And this is also the violation of the fundamental right of those people who are at the receiving end. This is the violation of my right to receive free expression. This is the violation of my right to work with
optimum potential at my workplace, this is my violation of right to public order, health, and morality. So on this basis, I just want to convey that we all should think very seriously. This is a very serious issue. Maybe it is a more political issue, but besides whether it is a political issue or not, such kind of things should not be promoted. And if we are going to promote them, then we are going to create more Pakistans in the coming future, which is not in the interest of the integrated India. With this, I just close my remarks. Thank you so much. Thank you. Thank you.